सबसे पहले नेशनल यूथ पार्लियामेंट में मौजूद इन युवाओं का जो भारत के भविष्य हैं और जिन्होंने बहुत दिलचस्प विषय बजट डायलॉग 22 पर नेशनल यूथ पार्लियामेंट में चर्चा आयोजित किया है, उन सबका स्वागत करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इस नेशनल यूथ पार्लियामेंट संस्था के फाउंडर प्रेसिडेंट कार्तिक गोयल जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि वह उनका यह इनिशिएटिव बहुत ही भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर इस कार्यक्रम से जुड़े विनीत गोयल जी, माननीय सांसद हमारे मित्र डेनिस अली जी, मिसेज पुष्पिंदर कौर जी, मिसेज तनुजा रंगरीला जी, मिस्टर कार्तिकेय गोयल जी, कर्नल प्रेम प्रकाश जी और सभी हमारे नौजवान साथी। मेकिंग इन इंडिया ग्लोबल पावर इकोनॉमिक पावर हाउस मुझे लगता है इस देश के एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ विषय है। पर जब भी हम किसी विषय की चर्चा करें तो निश्चित तौर पर हमें उसके अतीत के बारे में थोड़ा जानना है। इस देश ने जब नए ढंग से अपनी तकदीर आजादी के बाद लिखनी शुरू की तो इस बात को लेकर के उस वक्त के जो हमारे बड़े महान नेता थे, जिनके संघर्ष से, जिनकी दृष्टि से, जिनकी कमिटमेंट से, जिनके विजन से हमने आजादी पाई और आजादी के आज 75वें वर्षगांठ अमृत वर्ष में है, उन्होंने आर्थिक विकास के बारे में क्या सोचा। सारे लोग मानते थे अतीत में भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वो रहा है। बाद में इकोनॉमिस्टों ने, मैं नाम लूं इसके बजाय ब्रीफली कहना चाहूंगा कि अनेक इकोनॉमिस्टों ने कैलकुलेट करके बताया कि पुरानी शताब्दियों में भारत का हिस्सा वर्ल्ड जीडीपी में कैसे सबसे अधिक, बाद के पीरियड में क्या हुआ उसका उल्लेख न करके मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों ने सपना देखा। दादा भाई नौरोजी ने बड़ी चर्चित किताब लिखी थी, कैसे भारत का वेल्थ ड्रेन हुआ, और उस पर बहुत विशद चर्चा हुई। अनेक लोगों ने बाद में उस पर काम किया, पर गांधी की दृष्टि बहुत साफ थी कि भारत का विकास कैसे हो। 35-36 के आसपास उन्होंने पंडित जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक पत्र लिखा, यह तय है कि भारत आजाद होगा, पर आजादी के बाद हमारे विकास का रास्ता क्या हो यह तय होना चाहिए। ब्रिटिशर इकोनॉमिस्टों ने उनसे पूछा कि भारत के आर्थिक विकास का मॉडल क्या होगा, तो गांधी कितने दूरदृष्टि से संपन्न थे, उन्होंने तब जवाब दिया कि कम से कम पश्चिम का और ब्रिटेन आर्थिक विकास मॉडल तो नहीं ही होगा। और वजह बताई कि एक ब्रिटेन के मिडिल क्लास को संपन्न बनाने के लिए पूरी दुनिया को उसे गुलाम बनाना पड़ रहा। आपने सुना होगा कि ब्रिटिश रूल में सनसेट नहीं होता, दुनिया के इतने देशों पर उनका इंपीरियलिस्टिक अप्रोच के तहत उन्होंने आधिपत्य जमाया था, उनके रिसोर्सेज ड्रेन उन्होंने किया। तो उस वक्त गांधी ने कहा कि यह मैं मानता हूं कि अगर उस आर्थिक विकास को हमने पैमाना बनाया तो भारत को न जाने कितने ग्रहों को गुलाम बनाना पड़ेगा। कितनी फोरसाइट थी, आप गौर करें। उस वक्त गांधी ने कहा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यह रास्ता नेचर को मुसीबत में डाल देगा, नेचर इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। आज इकोलॉजी से लेकर के और बाकी जो भी प्रॉब्लम सामने आपके हैं वो आप देख रहे हैं, मैं उस पर विस्तार में नहीं जाना चाहता, पर इट वॉज डिबेटेड। प्यारेलाल की अगर पुस्तक पढ़े द लास्ट फेज गांधी के बारे में, प्यारेलाल जी उनके सचिव थे, बड़ी चर्चित किताबें हैं, 3-4 वॉल्यूम में है, उसमें बड़े विस्तार से है। गांधी ने कहा बट इट मस्ट बी रिकॉर्डेड कि डेवलपमेंट का मेरा सोच क्या है। बहुत उस दौर के बारे में विस्तार से गए। लौट कर कहना चाहूंगा कि पंडित जी के अंतिम दिनों में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये सब बड़े लोग थे, मैं ये मानता हूं, पर भारत को जिस तरह गांधी समझते थे शायद बहुत लोग नहीं समझ पाते। जवाहरलाल जी की सबसे बढ़िया बायोग्राफी जो मानी जाती है, जो जवाहरलाल जी की बायोग्राफी और उनको मानने वाले लोग वो कहते हैं वॉल्टर क्रॉकर की, जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर थे भारत में और 2 बार रहे। एक ही बार हाई कमिश्नर आमतौर पर रहते हैं, लेकिन पंडित जी के वो निजी मित्रों में थे, शायद उनके आग्रह के कारण वो दोबारा रखे गए। उन्होंने जवाहरलाल जी पर बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, जो बहुत उनके चाहने वाले भी उसको कोट करते हैं कि बहुत अच्छी बायोग्राफियों में ये है, एक कंटेम्पररीज। उसमें उल्लेख है कि पंडित जी ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पश्चिम का आर्थिक विकास का मॉडल आया उसमें क्या दिक्कतें थी और कैसे बड़ी भूल हुई भारत के द्वारा उस रास्ते पर जाकर के जो गांधी ने बताया था उसे छोड़ करके। ये वॉल्टर क्रॉकर ने लिखा, ये पुस्तक पंडित जी के जीवन के आसपास से या बाद में आई। उसमें बहुत डिस्क्रिप्टिव और 3-4 पेज का इतना सुंदर वर्णन है कि हमारे नौजवान साथियों को जो भारत का भविष्य आगे चल के संभालने वाले हैं या इस विषय पर भारत को इकोनॉमिक पावर हाउस बनाना चाहते हैं, उनको जरूर जानना चाहिए। उनके लिए माइलस्टोन है ये सब सारी चीजें। गांधी के रास्ते इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल क्या होगा बहुत लंबा विषय है, पर उसके बाद जो भारत ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल अपनाया तो उस वक्त के जो हमारे सबसे सीनियर राजनेता, जो ऋषि तुल्य राजनेता माने जाते थे, राजगोपालाचारी ने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उस वक्त उल्लेख किया कि लेट अस नॉट पुट द कंट्री ऑन द पाथ ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड परमिट राज। और जरूर राजा जी को आप पढ़िए इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर कितनी बड़ी फोरसाइट उस व्यक्ति की थी। राजगोपालाचारी मनीषी माने जाते थे राजनीति, उस रास्ते से
हम लोग अलग आए 91 में, हम इस हालात में पहुंच गए कि हमें नई आर्थिक नीति व्यवस्था के तहत अपनानी पड़ी। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हमने अपनाई थी, वो इकोनॉमिक पॉलिसी हमें बैंकरप्सी के कगार पर पहुंचा दी 91 में, और उसको किस तरह से साहस के साथ उस वक्त के प्रधानमंत्री जो अल्पकाल के लिए बने, बचाया। ये अनेक पुस्तकों में अब दस्तावेज है, या आप देख सकते हैं। नौजवान, अतीत इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि भविष्य जब आप बनाना चाहते हैं तो भविष्य बनाने के लिए अतीत जाने बगैर आप भविष्य में बहुत दूर तक निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए हिस्ट्री डिसिप्लिन के बारे में हमारे नौजवान मित्र जब आगे चलकर आप इतिहास को पढ़ेंगे, आप इतिहास को उस ढंग से पढ़ें जिसको अनेक गैर इतिहासकारों ने माना कि बगैर इतिहास जाने आप भविष्य बदल नहीं सकते। तो ये हमारा बैकग्राउंड था जिससे हम निकले। उससे क्या उसके इंपैक्ट हुए और कैसे हम पिछड़ गए, कैसे हम उस रास्ते, उस मंजिल तक नहीं पहुंच सके जो हमने सपना देखा था। और 78 भी एक बड़ा मुकाम था जहां हमारे पड़ोस के एक देश ने, जो कई चीजों में, जो आज बड़ी ताकत है, कई चीजों में भारत से बहुत पीछे था, रेल नेटवर्क से लेकर जीडीपी में, अनेक चीजों में, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स में, आज जो दुनिया की ताकत के रूप में अपने को प्रदर्शित करता है, उसने डेवलपमेंट का कैसे रास्ता अपनाया। जरूर ली क्वान यू और उनकी पुस्तकें और उस देश के जो जिस व्यक्ति ने उसको टर्न अराउंड किया, देन सियाओपिंग की जो बातचीत है, और ली क्वान यू, हमारे नौजवान दोस्तों, अगर इस विषय में देश की नीति बनाने में रुचि है, जो होनी ही चाहिए आप नौजवानों को, तो जरूर ली क्वान यू को आप पढ़ना, जो सिंगापुर की तकदीर जिस व्यक्ति ने बदली। उन्होंने भी भारत के बारे में लिखा है कि जब आजाद भारत हुआ तो कैसे, मैं कैम्ब्रिज, शायद कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे, कि कैसे मैंने उम्मीद की थी कि भारत एक रोशनी बनेगा हम सबके लिए, एक नया रास्ता दिखाएगा, और भारत कैसे चूक गया। ली क्वान यू जैसा व्यक्ति, उन्होंने लिखा है ली क्वान यू कैसे सिंगापुर को टर्न अराउंड किया, ये अद्भुत है। और सिंगापुर के एक छोटे देश के इतने फोरसाइट वाले, वो विजन वाले नेता हुए कि वर्ल्ड स्टेट्समैन के रूप में उनकी गणना होती रही। उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों और आने वाले स्वरूप में क्या हालात होंगे, बड़ी ताकतें कौन सी होंगी, बड़ी फोरसाइट की उनकी कई चीजें जो आप पढ़िएगा उसमें भारत का वर्णन। पर ये सब अतीत है जो पृष्ठभूमि में बता रहा था। आप सबको मालूम होगा कि जिस विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई वर्षों पहले, ये जो कोविड और ये सब का प्रकोप हुआ, उसके पहले ही उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट ढंग से कहा कि भारत को 2024-25 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य चैलेंजिंग है पर अचीवेबल है। और अब जानते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज बूस्टेड बाय वर्चुअस cycle of savings, investment and exports, supported by a favorable demographic phase, which India is already in. Job creation is driven by this virtuous cycle. आप जानते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट होता है तो उन कंपनियों के निर्माण पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जो कैपेसिटी क्रिएशन, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मोर डिमांड्स एंड जॉब्स की ओर ले जाती है। यह साइकिल आगे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर लाती है और सेविंग्स, कंजम्पशन और इस प्रकार इकोनॉमिक ग्रोथ की वृद्धि सुनिश्चित करती है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, खासतौर से आप युवाओं के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी 2016 को द स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान का उल्लेख किया, जिसमें भारत सरकार द्वारा पूरे भारतवर्ष में इनोवेशन को नर्चर करने और स्टार्टअप्स को इंपावर करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए कई इनिशिएटिव और स्कीम्स को हाईलाइट किया गया। मैं उस बात का उल्लेख करना चाहता हूं जो माननीय प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप्स के बारे में उस दिन कहा था। आई कोट, स्टार्टअप इंडिया इज रिवोल्यूशनरी स्कीम दैट हैज बीन स्टार्टेड टू हेल्प द पीपल who wish to start their own business. These people have ideas and capacity, so the government will give them support to make sure they can implement their ideas and grow. Success of this scheme will eventually make India a better economy and a strong nation. भारत जॉब क्रिएटर्स का मुल्क बने, हमारे नौजवान जॉब क्रिएटर्स बने, जॉब सीकर्स के बजाय,
यह पहला ठोस ड्रीम हमने हाल के वर्षों में देखा। और आप जानते हैं कि राजनीति क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। आमतौर से हमारे समाज में मानस है राजनीति को लेकर कई तरह की चीजें लोग चर्चा करते हैं, पर मुझे बहुत प्रसन्नता है इस तरह के आयोजनों को देखकर कि साथियों, अगर आप इस देश की नियति, हालात और नसीब बदलना चाहते हैं तो राजनीति ही वो माध्यम है। राजनीति से ही नीतियों में परिवर्तन कर आप अपने मुकाम और मंजिल पर पहुंच। बहुत सारे लोग पूरी राजनीति पर एक अलग दृष्टि रखते हैं, वो सिर्फ आलोचनात्मक बात करते हैं, पर जो भी चीज अगर ठीक नहीं है तो ठीक करने का काम हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। अगर कोई चीज हमें पसंद नहीं है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम उसका विकल्प रह करके लोगों को कन्विंस करके हम अपने रास्ते उसको मुकाम तक ले जाना चाहेंगे। अगर राजनीति के प्रति आप रुचि नौजवानों की नहीं रखेंगे तो ये देश बनेगा कैसे? आप याद रखिए, आजादी की लड़ाई में हमारे देश के ब्रिलियंट लोगों ने, वो लोग जो संविधान सभा में थे, जिन्होंने आजादी के संघर्ष के दौरान आत्माहुति दी, उनके बारे में पढ़ी। दे आर ऑल ब्रिलियंट पीपुल। सुभाष बोस से लेकर के जिनका भी आप नाम ले, उसके पहले आप नाम ले महर्षि अरविंद, ये सब विलक्षण लोग थे। उस वक्त के आईसीएस जो लैटिन और फ्रेंच से और अंग्रेजी से जिनकी शिक्षा शुरू हुई, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोखले और कामराज जैसे लोग, तो वो लोग थे जिनके पास एक दृष्टि थी, देश के लिए सपना था। उन्होंने हमें यह मुल्क दिया जिसमें आज हम सपना देख रहे हैं कि हम देश को एक बड़ी ताकत बनाए। वी वो टू दैट जनरेशन। इसलिए वो लोग कैसे थे, उनके चरित्र को भी हमें फॉलो और हमें लगातार गौर करना चाहिए कि अगर भारत को सचमुच महाशक्ति बनाना है तो ये सिर्फ सपना देखने से नहीं, ठोस कदम उठाने से होगा। वो कदम क्या हाल के वर्षों में उठा है, मैं आपको उसका उल्लेख करना चाहता हूं। आपने सुना होगा कैसे रूल्स जो हैं हमारे यहां चेंज कर दिया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। जो हमारे इनोवेटर्स थे, जो इंटरप्रेन्योर्स थे, वो आगे बढ़े, हम उनको पीछे से मदद दें, ऐसा कि उनको सारा वो माहौल मिले जिससे वो देश को उस मुकाम पर ले जा सके। इंटरप्रेन्योरशिप एक कला है, एक डायनामिज्म है, एक क्रिएटिव प्रोसेस है। अगर उनको आप बेहतर अनुकूल माहौल नहीं देंगे तो कैसे आगे जा सकते? हाल के वर्षों में शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और शायद आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। 1500 से अधिक, शायद 1600-1700 के आसपास पुराने कानून राइट ऑफ किए गए इस मुल्क में। जो कानून चेंज थे, जो बर्डन थे, आप जानते हैं कि कितने पुराने कानून हैं जिनसे चीजें ऑब्स्टिकल्स के रूप में वो काम करते हैं। अभी हाल में कल परसों में खबर पड़ रहा था कि स्टेट्स में, बहुत सारे स्टेट्स ने किया, बंगाल ने भी किया, महाराष्ट्र ने भी किया, अन्य स्टेट्स ने भी किया है। कल परसों यूपी की खबर पड़ रहा था कि सबसे अधिक 800 पुराने कानून उन्होंने हटाए हैं। पुराने कानूनों से किस तरह से हमारी ये जो राजा जी ने कहा लाइसेंस, कोटा और परमिट राज, ये हमारे जो हमारी इंटरप्रेन्योरशिप की जो फोर्स है, जो ताकत है, जो उनका काम करने का जो उत्साह है, उसको चेन करता था। ये खत्म करने का काम इसी रीजन और लगातार वो उस प्रोसेस में चीजें चलती हैं, उस पर दृष्टि। साथ ही अनेक ऐसे कानून बने, बहुत विस्तार से मैं नहीं जानना चाहता उनका कानूनों के वर्णन में, जिन्होंने भारत की रैंकिंग जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत आगे पहुंचाया। हम कहां गए, तो वो सारा जो कहते हैं ना, विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, हम लोग तो बहुत पुराने समय में अरसास पढ़े। उस वक्त थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एक रोस्टो की पढ़ाई जाती थी, यानी टेक ऑफ स्टेज में कैसे चीजें पहुंचे। जैसे अगर आप खेती का आपको अनुभव होगा तो मिट्टी अच्छी तरह पहले
उसको खोदी जाती है, उसे कीड़े निकाले जाते हैं, उसमें खाद डाला जाता है, उसकी फर्टिलिटी हो जाए, यानी मिट्टी इस रूप में हो जाए कि बीज उसमें डाला जाए तब बहुत अच्छी पैदावार हो। तो आप इस तरह से कानूनों को आसान नहीं बनाएंगे, बैंक से उन्हें आसानी से लोन नहीं मिलेंगे, आप उनको अवसर नहीं देंगे कि जो ऑब्स्टेकल्स है दूर करें, तो हमारे नौजवान कैसे आगे जाएं? इसलिए एक वजह रही, मेरे जैसा व्यक्ति ये मानता है कि हमारे आईआईटी के नौजवानों, आईआईएम के नौजवानों और अनेक ऐसे लोगों ने दुनिया में जाकर दुनिया की बड़ी कंपनियों को इस मुकाम तक पहुंचाया। अगर उन्हें यह अवसर भारत में मिला होता तो आज भारत उस जगह होता, लेकिन 14 के बाद बड़ी तेजी से वो चीज हो रही है। और मैंने ठोस उदाहरण से आपको बताया किस तरह स्टार्टअप्स को मदद दी जा रही है, किस तरह कानून इस तरह के पुराने निरस्त किए गए हैं। वो सारी चीजें बड़ी तेजी से हो रही हैं और मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर्स का ये नेशन बने, युवा बने, उस ओर हम लोग बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिजनेस सेटअप करने के विभिन्न प्रीरिक्विजिट्स में कैपिटल, करेज और कनेक्शन 3 मुख्य जरूरी चीजें हैं। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत इसे उपलब्ध करने की कोशिश पूरी तरह से भरपूर और योजना बनाई है और बहुत तेजी से उस पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी जोर देकर कहा कि भारत की विकास गाथा का टर्निंग पॉइंट है यह योजना, जहां लोग न केवल नौकरी की चाह रख रहे हैं बल्कि नौकरी देने वाले बन रहे हैं। उन्होंने कहा इससे ग्लोबल स्टेज पर भारत का कद और मजबूत होगा। आई एम श्योर दैट यू आर अवेयर what our finance minister has recently said about our overall vision to build a self-reliant modern India. उन्होंने जोर देकर कहा कि एक सेल्फ रिलायंट मॉडर्न इंडिया को 5 आईज द्वारा संचालित किया जाना चाहिए: इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। वी नीड टू फोकस ऑन दीज as we work towards an आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। आप जानते हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने कदम उठाए गए हैं और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना काम, आप नौजवान देश अगर घूमे या घूम रहे होंगे तो खुद देखते होंगे, सड़कों से लेकर एयरपोर्ट से लेकर के और बिल्कुल पहाड़ी इलाकों में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जहां था ही नहीं, बिजली कनेक्टिविटी हर उस गांव तक पहुंचे जहां से बिजली नहीं पहुंची। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तेजी से काम इस देश में 14 के बाद चला, वो उल्लेखनीय है। वो देश की तकदीर बदल देगा। आप जानते हैं रोड्स के बारे में कैनेडी ने किस तरह कहा था कि रोड्स ने कैसे अमेरिका की नीति बदली। रोड्स की भूमिका सिर्फ सड़क तक नहीं है, सड़कें किस तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बल देती हैं, थ्रस्ट देती हैं, इसका उल्लेख रॉबर्ट कैनेडी ने भी अपने समय में किया था। और भारत में सड़कें कैसे अटल जी के जमाने में शुरू हुई थी, जो पूरे देश में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कही गई, वो किन मुश्किलों से, क्योंकि कितने तरह के कानून थे जो उन सड़कों को बनाने में अड़चन आते थे। उस वक्त जो उस विभाग के मंत्री थे, जो पहले सेना में बड़े अधिकारी थे, मिस्टर खंडूरी, उनके साथ मुझे डिफेंस कमेटी में काम करने का मौका मिला। वो उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। इस देश के अटल जी के कैबिनेट में वही मंत्री थे जिन्होंने इस काम को गति दी, आगे बढ़ाया। तो प्राय वो बताते थे कि उस वक्त कितने ऐसे पुराने कानून थे कि एक एक चीज करने में कितनी दिक्कतें आती थी। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सड़कें बनी अटल जी के जमाने में कि देश के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ा गया, वो कितनी दिक्कतें होती थी, उनसे मैंने सुना। अब तो इतनी तेजी से चीजें हो रही हैं जो आने वाले वर्षों में निश्चित तौर पर इसका गहरा असर भारत में होगा। गांव गांव तक सड़कों से जुड़ रहे हैं, महानगरों तक जुड़ रहे हैं, और कैसे बड़े सड़कें न सिर्फ जो आपके यहाँ, हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम पहले रही है ट्रैफिक की, उसको ईज आउट किया है, खत्म किया है, बल्कि स्मूथ कैसे यात्रा कर सकें, कम समय में कर सकें, उतनी मजबूत और बेहतरीन चौड़ी सड़कें बना रहे हैं। ये काम, ये सब चीजें अगर आज से 20-25 वर्ष पहले होता तो भारत आज शायद दुनिया के बहुत बड़े देशों में होता। पर जब हमारे यहाँ कहावत और मान्यता है कि जब से हमने कदम उठाया तब से ही पीछे की चीजों को देखने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आगे हम चीजों को बहुत तेजी से करें। पर आप जानते हैं इस दौरान किस तरह से कोविड और बाकी चीजें जो नेचर की देन थी, उनका क्या असर हुआ। इवन देन
कोविड और सारी चीजों के बावजूद, COVID and its aftermath have shown India's economic resilience and physical situation is under control and expect to improve further. There is great potential as far as innovation and R&D is concerned. Besides, in the past 12 months, 36 companies turned unicorns. ये बड़ी उल्लेखनीय चीज है, which are private companies with a valuation of over $1 billion. यह स्टार्टअप इकोसिस्टम को तेजी से विकास की ओर कैसे हम जा रहे हैं दर्शाता है और निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था के सकारात्मक गति का यह संकेत है। यह जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अपने अक्टूबर अपडेट में भारत को 2021 में 9.5% और 2022 में 8.5% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान लगाया, जो मेजर इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा। संबंधित पीरियड्स में ही चीन की 8% और 5.6% वृद्धि दर आंकी गई है। इसलिए कहा जा सकता है कि हम भारत को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में उभारने के लिए नई आशा और जोश के साथ नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। मित्रों, अब मैं ऐसे विषय के बारे में बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा कि आज आजादी का 75वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं और संविधान को एडॉप्ट किए हमें 72 वर्ष हुए। आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट देयर कुड बी नो वे मोर फिटिंग टू commemorate it than to enhance our awareness about our constitution, reinforce our obligations towards upholding democratic ideals and the rights and responsibilities that the constitution bestows upon us as a citizen. The role of youth is immense as we trade towards realizing the dream of a new India with its teaching of the constitution as the beacon to guide us in the path. ऐसी धारणा रही है कि चूंकि फंडामेंटल ड्यूटीज कोर्ट ऑफ लॉ में लागू इन्फोर्सेबल नहीं है, इसलिए उसका बहुत महत्व नहीं। ऑन द कंट्री, इट हैज बीन टाइम एंड अगेन इंटरप्रेटेड दैट merely because a rule is not backed by sanctions on disobedience does not mean it has no importance and that their significance is not diminished by the fact that there is no punishment prescribed for not following them. You would all appreciate that the ideas behind implementing fundamental duties of citizens was to serve a significant purpose. In particular, it is not possible for a democratic polity to ever succeed where the citizens are not willing to be active participants in the process of governance by assuming responsibilities and discharging citizenship duties. Therefore, the most important task is to reconcile the claims of the individual citizen with those of the civic society. To achieve this, consciousness of the citizen of his responsibilities assumes importance as much as society respecting the inalienable rights of fellow citizens. इसका साफ अर्थ है कि हमारे सिटीजन्स ड्यूटी के बारे में और अधिक हम जागरूक हों। और मैं अंत में कोट करते हुए कि गांधी जी ने आजादी का 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, इस अवसर पर अपनी जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहा। अनफॉर्चुनेटली आजादी के बाद जो गांधी ने कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता को, देश के हर सिटीजन्स को उसकी ड्यूटीज क्या है पहले अपनाई जानी चाहिए, पहले उसके द्वारा लागू, तब वो फर्ज की बात करे। आज हमें पुनः उसे अपनाने की जरूरत है। गांधी ने कहा था, द ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटी। If we all discharge our duties, rights will not be far to seek. If living duties unperformed, we run after rights. They will escape us like will oh the whisk. The more we pursue them, the further they will fly. ये गांधी ने कहा था और मैंने गांधी को इसलिए कोट किया कि आज जब दुनिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्राइसिस से क्या मॉडल हो, कैसे जाए। आपने देखा कोविड ने सबकी लिमिटेशन बताई। क्या सारे अचीवमेंट के बावजूद क्या एक लिमिटेशन है नेचर का, ये हमने देखा। आपने ये भी देखा क्लाइमेट क्राइसिस किस तरह से स्थितियों को नियंत्रित कर रहा है। और अनेक वक्त कम है इसलिए मैं अनेक ऐसे साइंटिस्टों का नाम कोट नहीं कर रहा जिन्होंने कहा है कि अगर इस क्लाइमेट क्राइसिस को, इस इकोनॉमिक ग्रोथ के वेस्टर्न मॉडल को जो कंजम्पशन ओरिएंटेड है,
मोर कंजम्पशन ओरिएंटेड है। अगर इन सब चीजों के बारे में अगर हमने नहीं सोचा तो कैसे ह्यूमैनिटी के सामने चैलेंजेस होंगे। और आज दुनिया एक हो गई, इसको इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन, डेथ ऑफ डिस्टेंस, ग्लोबलाइजेशन ने आज हम वर्ल्ड विलेज हैं। तो हमारी नीति एक दूसरे के साथ जुड़ गई। इसलिए चाहे क्लाइमेट का इशू हो या अधिक से अधिक कंजम्पशन पर जो लिमिटेशन की बात हो रही, इन सारे सवालों को गांधी आज पुनः दुनिया में प्रासंगिक। इसलिए गांधी की बातों से मैं अपना कोट कि हमारे नौजवान पढ़ें उस व्यक्ति ने क्या सोचा। और जो चीजें मैंने उल्लेख की, जो 14 के बाद बहुत तेजी से इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए भारत को हो रहा है, अगर ये चीजें पहले हुई होती तो शायद आज भारत बहुत आगे होता। पर कभी पास्ट को इस रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पास्ट गुजर चुका होता है। भविष्य बनाना है तो आज हम नौजवानों से बात कर रहे हैं। अगर भविष्य को और तेजी से बनाना है तो इन नौजवानों को इन चीजों के बारे में जानना चाहिए, वो इसके बारे में एडुकेट हो, कैसे अपनी ड्यूटीज से लेकर के और देश को उस मुकाम पर ले जाएं जो दुनिया को भारत राह दिखा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे निमंत्रित किया, मैं आपके बीच रहा, बहुत अच्छा लगा।